हेलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी और सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के एग्जाम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज जो है वो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे हमने लॉन्च की है। और उस एप्लीके जो आपके वो टेस्ट सीरीज है उसको आप बाय कीजिए और उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं हर सब्जेक्ट के, वो इतने बढ़िया क्वेश्चंस हैं कि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी उन क्वेश्चन से हेल्प हो सकती है। और उसी टेस्ट सीरीज में जो आपका मॉक टेस्ट नंबर 8 है उसका सॉल्यूशन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। 8 में क्या क्या कौन से कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक करके देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और अगर कोई डाउट है या अप्रिशिएट करना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। Which of the following section does not exist in a slide layout? कि भाई एक स्लाइड का जो लेआउट होता है वहां पे कौन सा सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या टाइटल वहां पे नहीं होता है, क्या चार्ट्स वहां नहीं होता है, क्या लिस्ट वहां पे नहीं होता है, या एनिमेशंस वहां पे नहीं होता है। तो बेसिकली स्लाइड का जो लेआउट होता है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है, देखो मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि स्लाइड लेआउट का मतलब क्या होता है। हम यहाँ पे एक बार पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो सबसे पहला हमारे पास एक कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पे आप लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके और एक नई प्रेजेंटेशन को आप ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने प्रेजेंटेशन ओपन करी तो हमारे पास आ गया है स्लाइड का लेआउट। लेआउट का मतलब होता है कि ये जो स्लाइड हमें दिख रही है, ये जो काम करने की जगह हमें दिख रही है, ये दिखता कैसा है। लेआउट का मतलब होता है कि वो कैसा दिख रहा है। तो इस लेआउट के हिसाब से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हम टाइटल डाल सकते हैं। तो जो हमारा पहला ऑप्शन था टाइटल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि टाइटल जो है वो तो वहां पे एग्जिस्ट हमारे पे करता है। इसका मतलब है टाइटल तो हमारा यहाँ पे हो सकता है, यानी कि इधर हम टाइटल डाल सकते हैं। देखो कुछ भी हम यहाँ पे हमारा टाइटल डाल सकते हैं। हमने हमारी देख ली ये चीज। दूसरा, जब हम इंसर्ट टैब के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, और उन्हीं इंसर्ट करने की चीजों में हमारे पास एक चार्ट नाम की चीज भी होती है। तो जैसे हम मान लो इस चार्ट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, इस पे ऊपर क्लिक करके, और अगर हम यहाँ पे ओके करते हैं तो देखो ये चार्ट हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया है। इस चार्ट में यहाँ पे डेटा फिल करके हम इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम हमारी स्लाइड की लेआउट में चार्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब चार्ट भी एग्जिस्ट करता है स्लाइड लेआउट के अंदर। तो टाइटल भी एग्जिस्ट करता है और चार्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो हमारे दो ऑप्शन तो यहाँ से कट जाते हैं, टाइटल कट जाता है, चार्ट कट जाता है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा लिस्ट। तो लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम कोई भी किसी भी तरीके की एक लिस्ट बना के डाल सकते हैं, यानी कि टेबल की फॉर्म में डाल लो, या फिर आप किसी और फॉर्म में अगर कोई लिस्ट डालना चाहते हो तो आप यहाँ से टेबल या फिर लिस्ट की फॉर्म डेटा जो है डाल सकते हो, यानी कि पहले एक नाम आएगा फिर दूसरा, ऐसे लिस्ट के तरीके से आप डाल सकते हो। यानी कि लिस्ट भी आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड लेआउट में लिस्ट भी आपकी इंक्लूड होती है। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास ऐसा बच गया, एनिमेशंस, जो हमारी स्लाइड लेआउट में एग्जिस्ट नहीं करता। एनिमेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे क्लिक करके कोई नई स्लाइड ऐड करते हैं, फिर ये नई स्लाइड ऐड करते हैं। तो जो हमारा ये जो हमारा था, पहली जो हमारी स्लाइड थी, इस स्लाइड पे हमारे पास दो चीजें थी। एक हमारे पास चार्ट है, चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। एक तो हमारे पास ये चार्ट है और एक हमारा क्या है, ये हमारा, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, ये हमारा टाइटल है। तो ये हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास टाइटल है और एक ऑब्जेक्ट हमारे पास चार्ट है। जैसे पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि पावर पॉइंट के अंदर एनिमेशंस का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डाला गया इफेक्ट। तो जब आप इसको सिलेक्ट करते हो और आप एनिमेशंस के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे काफी सारे एनिमेशंस हमारे पास आ जाते हैं। अगर मान लो हम यहाँ पे ये फेड वाला एनिमेशन यूज करते हैं तो देखो यहाँ पे फेड जो है ये हो गया। फ्लाई इनका करते हैं तो देखो ये ऐसे आ रहा है। फ्लोट इनका करते हैं तो ये ऐसे आ रहा है। स्प्लिट करते हैं तो देखो ये ऐसे आ गया। इसके ऊपर स्लिट लगा दिया, और जो हमारा टाइटल है इसके ऊपर मान लो हम ये वाइप वाला लगा देते हैं। तो इसके बाद जब आप स्लाइड शो अपना स्टार्ट करोगे, फ्रॉम बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे, तो आपका कुछ ऐसा स्लाइड शो आपको दिखेगा। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एक सेकेंड रुकिए, तो देखिए ये
आपका चार्ट इस एनिमेट होके आया है, इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसके बाद हमारा टाइटल आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, हमारा एनिमेशन जो है वो काम करता है, यानी कि एनिमेशन स्लाइड्स के ऊपर लगाए गए ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है एनिमेशन। और जो ट्रांजिशन होता है वो एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड कैसे दिखेगी उसके ऊपर ट्रांजिशन काम करता है। ठीक है, तो एनिमेशन और ये ट्रांजिशन का क्लियर हो गया बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, हमारा पावर पॉइंट जो स्लाइड लेआउट होता है पावर पॉइंट का, उसके ऊपर कौन सा ऑप्शन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट। तो एनिमेशंस एग्जिस्ट नहीं करता है। एनिमेशंस हमें लगाना पड़ता है स्लाइड्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो इसलिए हमारा एनिमेशन आंसर जो है वो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 54, यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होती है, उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास किसी तरीके का कोई भी डेटा है, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, उस जानकारी के अंदर आपने कोई ना कोई एक ऐसी कंडीशन लगा दी है कि अगर मान लो 10 विद्यार्थियों का डेटा है हमारे पास, उनके नंबर हमारे पास हैं और हम चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट के नंबर 50% से ऊपर हैं उसको ए ग्रेड दे दी जाए, जिस स्टूडेंट के नंबर 30% से और 50% के बीच में हैं उनको बी ग्रेड दे दी जाए, बाकी सारे सी ग्रेड में आ जाएं। तो हमने एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी है, हमने एक शर्त के आधार पे उस डेटा में फॉर्मेटिंग करी है। ठीक है, तो जब हम उस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तो हम किस किस कंडीशन को चेक करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते समय हमें एक तो हमारे डेटा पर भी ध्यान रखना है, डेटा मतलब नंबर वगैरह, नाम वगैरह, इन सभी चीजों का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें फॉर्मूला पर भी ध्यान देना है कि कहीं हमारा फॉर्मूला गलत तो नहीं लग रहा है, कहीं हमारे फॉर्मूले में कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो मतलब हो गया हमें कि सेल के अंदर की जो वैल्यू है उसके ऊपर भी ध्यान देना है और जो हमारा फॉर्मूला है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया राइट आंसर, बोथ ऑफ द अबव। एमएस एक्सेल के अंदर हमें जब भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं तो हमें किस किस चीज पे ध्यान देना अनिवार्य होता है। हमें सेल के अंदर डाली गई वैल्यू भी देखनी होती है, उस पर भी ध्यान देना होता है, उस पर भी चेक करना होता है। हमारे फॉर्मूला को भी हमें चेक करना होता है कि फॉर्मूला में तो कहीं कोई गलती नहीं है, फॉर्मूला में कोई एरर तो नहीं है। तो इसलिए हमेशा याद रखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते समय, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते समय शर्त के आधार पे अगर कोई काम हम कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो हमें उस सेल के अंदर डाला गया कंटेंट जिसको हम सेल वैल्यू कहते हैं उस पे और हमें फॉर्मूला, उन दोनों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती ही होती। क्लियर हो गई बात? आई थिंक क्लियर हो गई होगी, है ना? ठीक है, चलो जी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास आता है, व्हाट की, कौन सी की है, वी हैव टू प्रेस, हमें दबानी पड़ेगी, इफ अगर, वी वांट, हम चाहते हैं, टू गो टू द स्टार्ट, बिल्कुल शुरुआत में जाना चाहते हैं, ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए हमें कौन सा बटन जो है वो कीबोर्ड से दबाना पड़ता है। ये सिंपल सी बात है। बात हो रही है दोस्तों डॉक्यूमेंट की, तो आपको पता है डॉक्यूमेंट जो शब्द है ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का शब्द है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का शब्द है जो कौन सा होता है, हमारा एमएस वर्ड होता है। एमएस वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे काम करते हुए हमें दो चीजें हमारे पास होती हैं, या तो हम बिल्कुल डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग में जा सकते हैं या डॉक्यूमेंट के बिल्कुल लास्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में जाने का मतलब क्या हो गया कि हम खत्म कर रहे हैं डॉक्यूमेंट को, इसका मतलब ये जो एंड का बटन होता है इसको हम दबा देते हैं।
शुरुआत में जा रहे हैं, यानी कि हम बिल्कुल जहां से शुरू किया था वहीं जा रहे हैं, तो हम एक तरफ से हमारे घर पे जा रहे हैं, तो इसलिए होम की, HOME, होम की का हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जब हमें शुरुआत में जाना होता है। तो कौन सी की यूज करेंगे जब हमें डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाना होगा? तो होम की का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप क्लियर हो गई होगी चीजें। देखो भाई, कंप्यूटर, काफी सारे स्टूडेंट्स का मैसेज मेरे पास आता है कि सर कंप्यूटर हिंदी में करवाया कीजिए, कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ है। तो देखो भाई, काफी टाइम पहले पढ़ाना शुरू किया था मैंने, आई थिंक जनवरी के आसपास मैंने, दिसंबर के आसपास, आज से 2-3 साल 4 साल पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया था। और जो फिनिशर CS&IT अपना खुद का चैनल है कंप्यूटर का, उसके ऊपर अभी थोड़े दिन से स्टार्ट किया था। तो काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर में बिल्कुल जीरो थे, और आज के टाइम पे वो हरियाणा पुलिस SI या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम्स उन्होंने क्लियर किए हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं अपने, जैसे सुनील है अपना स्टूडेंट, काफी अच्छा लड़का है, वो SI सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ है उसका हरियाणा पुलिस में। और उसका कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता था, लेकिन अब की बार उसका कंप्यूटर की वजह से सिलेक्शन, और उसने इंग्लिश में कंप्यूटर पढ़ा, उसने खुद के डर के ऊपर जीत हासिल करी और इंग्लिश में ही कंप्यूटर को समझा। क्योंकि इंग्लिश को थोड़ा सा हिंदी में बताने के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। और चीजें चीजें जो है आपको वो इसी तरीके से चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हर चीज हिंदी में करके भी आपका नुकसान ही होना है। ठीक है भाई, तो बीच में थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट के लिए माफी चाहते हैं, और इस तरीके से चीजें दोस्तों आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि देखिए अभी कल परसों के एग्जाम जो हरियाणा में हुए हैं, उनमें पाइथन के क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं और SQL वगैरह के क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो आपको अपने आप को तैयार इस तरीके से करना है, कंपटीशन पहले ही इतना बढ़ चुका है हरियाणा के अंदर, रट्टाफिकेशन वाली चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं हरियाणा के अंदर। बच्चों का रट्टा, दे रट्टा, मतलब क्या चल रहा है? देखो ये चल रहा है हरियाणा में, which software prevents the external access to a system, which software prevents external access to a system, which software prevents external access to a system, और 4-5 बार रिपीट कर देंगे क्वेश्चन को। पहली चीज फायरवॉल, फायरवॉल, राउटर, राउटर, गेटवे, गेटवे, वायरस, वायरस। तो आपके दिमाग में घुसाई जाती हैं चीजें, प्रिवेंट को रटो, एक्सेस सिस्टम को रटो, और फिर इस आंसर को रटो। एक क्वेश्चन के ऊपर 10 मिनट लगा देंगे, अपनी वीडियो की लेंथ बढ़ा लेते हैं, अपना व्यू काउंट बढ़ा लेते हैं, लोग ज्यादा देख लेते हैं, और आपको जितना ज्यादा उनकी कोशिश ऐसे लोगों की कि आपको वो आसान चीजें करवाएंगे। मुश्किल चीजें करोगे तो आसान तो अपने आप ही कवर हो जाएंगी दोस्तों। और एक टॉपिक है मैं अपने इसमें कंप्यूटर के अंदर, एक टॉपिक तो ऐसा है MS ऑफिस का, जिसमें वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीनों जो आपके कॉन्सेप्ट हैं, इनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल करने के ही ये होते हैं। कभी भी अब देखना, पावर पॉइंट का अगर क्वेश्चन आया है, तो पावर पॉइंट के क्वेश्चन में मैं इस पावर पॉइंट को अगर ओपन करके आपको वो चीजें दिखा पा रहा हूं, क्यों ना दिखाई जाए भाई। इसको देख के जब आपके दिमाग में जो पिक्चर बनेगी, वो पिक्चर ही तो आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन ठीक करवाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे फलाने फलाने टीचर ने ऐसे करवाया था भाई, तो इसका आंसर तो ये होना चाहिए। वहां पे अपने आप फिर चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो भाई इंग्लिश में ही कंप्यूटर पढ़ा जाता है, इस इंग्लिश के क्वेश्चन की हिंदी कराने की जिम्मेवारी मेरी है, लेकिन हिंदी में टाइप करके उन चीजों को संगणक वगैरह पढ़ना, या फिर आप उच्च स्तरीय, मतलब काफी सारे शब्द ऐसे हैं जिनको कोई ऐसा वो नहीं है। क्योंकि अगर आपके HSSC या कोई भी आपका जो एग्जाम है ना, उसके अंदर मान लो आपका ये लिखा हुआ है, ये शब्द है राउटर, तो इसको वो ऐसे ही लिखेंगे दोस्तों, राउटर ऐसे ही लिखेंगे, राउटर को राउटर ही लिखा जाता है। तो हमारे लिए तो फायदेमंद बात यही है ना कि हम पहले ही इंग्लिश में पढ़ के जाएं, ताकि चीजें हमें और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखो और अच्छे से तैयारी अपनी करते रहो। बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, विच सॉफ्टवेयर प्रिवेंट्स
द एक्सटर्नल एक्सेस टू ए सिस्टम। अब देखो तरीका क्या होता है, खुद को ये मान के चलो YouTube के ऊपर अगर आपको कोई फ्री में कंटेंट दे रहा है ना, उस कंटेंट की भी आप कोशिश करो कि उसको एज इट इज लेके और चुपचाप अपने नोट्स बना लो। कंटेंट को इस तरीके से देखो कि ओरिजिनल पेपर में बैठे हो। अगर मैं किसी पेपर में बैठा होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे समझते, कैसे अटेम्प्ट करते, अगर ये चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएंगे, बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। देखो विच सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ एक शब्द नहीं है दोस्तों। जब भी सॉफ्टवेयर शब्द आएगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा सॉफ्टवेयर का मतलब तो होता है एक प्रोग्राम। ओहो, प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, निर्देशों का एक समूह होता है जिसको हम एक प्रोग्राम कहते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, टू सोल्व ए प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन लिखने पड़ते हैं। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को जब हम पिक्चर की फॉर्म में यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में यानी कि फोटोज के माध्यम से अगर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। लो जी, पिक्टोरियल फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट करना क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। ये भी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, इंस्ट्रक्शंस, ये भी पूछा जा चुका है। इंस्ट्रक्शंस के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। तो सिर्फ कौन सा सॉफ्टवेयर प्रिवेंट करता है, ये क्वेश्चन तो आप 56वां क्वेश्चन तो रट लोगे दोस्तों, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये 56वां क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। हम क्या कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि YouTube के ऊपर या किसी एप्लीकेशन के ऊपर या किसी भी टीचर के, वो सिर्फ उन क्वेश्चंस का रट्टा मार के, उन क्वेश्चंस को याद करके कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आता है और उसको अपनी जेब में रख लेते हैं। हर क्वेश्चन से एक्स्ट्रा क्या और क्या ग्रहण कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो। देखो सॉफ्टवेयर से 1 2 3 4 क्वेश्चन निकल के आ गए, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो बचाता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहरी, इंटरनल अंदरूनी, कहते हैं ना इंटरनल मैटर है तो अंदर का मैटर है, एक्सटर्नल मैटर्स हैं तो बाहर के मैटर्स हैं। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस। एक्सेस करने का मतलब क्या है भाई, हमारा जो कंप्यूटर है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाहर से कोई आके हमारे सिस्टम को यूज करने की कोशिश करे, उसके अंदर की चीजों को मैनिपुलेट यानी कि बदलने की कोशिश करे, कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे, यानी कि वो एक्सटर्नली एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। एक्सेस करने का मतलब घुसने की कोशिश कर रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो बाहर से हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई ना घुस सके उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, ये पूछा गया है हमसे। तो हम किसका यूज करते हैं, फायरवॉल का यूज करते हैं। हिंदी में बोले तो आग की दीवार। आग की दीवार जैसा बेसिकली कुछ होता नहीं है, वैसे मतलब बोल दिया आग की दीवार, ठीक है। तो फायरवॉल का यूज करते हैं हम। फायरवॉल जो होती है वो बनाई ही इस चीज के लिए जाती है, जिस भी सिस्टम के अंदर फायरवॉल होगी वो बचाएगी उस सिस्टम को। बाहर के लोग, अनऑथोराइज्ड लोग, यानी कि अनऑथोराइज्ड, ऑथोराइज्ड, जैसे आप कंपनी में जॉब करते हो या कहीं पे जॉब करते हो तो आप वहां पे जाते हो तो सबसे पहले आप जाके सिग्नेचर करते हो, अपनी अटेंडेंस देते हो। थंबप्रिंट, फिंगरप्रिंट हो गए आजकल, तो फिंगरप्रिंट लगते हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। फिंगरप्रिंट आपने लगाई और आपको एंट्री मिली, इसका मतलब यू आर एन ऑथोराइज्ड पर्सन, आप ऑथोराइज्ड इंसान हैं, यानी कि आपको परमिशन मिली हुई है। वहीं पे कोई बाहर का आके उसके ऊपर अंगूठा लगा के जाने की कोशिश करेगा तो वो टू 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 बोलेगा, यानी कि ये अनऑथोराइज्ड पर्सन है, इसके पास परमिशन नहीं है। तो अनऑथोराइज्ड मतलब जिसके पास हम परमिशन नहीं होती, वैसे लोग अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करें, उनसे बचने के लिए क्या होता है, फायरवॉल होता है, ठीक है भाई। राउटर क्या होता है भाई, व्हाट इज राउटर। राउटर जैसा कि आप सुनते हो कि भाई वहां का राउट बता दे, वहां का रूट बता दे, ये बस किस रूट से होके जाएगी, ये बस फलाने रूट से होके जाती है, रास्ता। एक नेटवर्क के ऊपर जब सिस्टम्स आपस में जुड़े होते हैं तो जो राउटर होता है वो बताता है उस नेटवर्क को रास्ता।
सिस्टम और नेटवर्क को रास्ता देने के लिए राउटर बनाया गया है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। ऑप्शन नंबर बी, गेटवे। गेटवे, वे का मतलब क्या होता है? रास्ता। गेट मतलब क्या है? जो गेट होता है, अपने घर का गेट होता है, सारे गेट होते हैं, गाड़ी का गेट होता है, घर का गेट होता है, प्लाट का गेट होता है। गेटवे यानी कि एक नेटवर्क के ऊपर, ये नेटवर्क है, ये आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन के ऊपर आपने एक गेटवे लगाया हुआ है। वो गेटवे आपने इस तरीके से लगाया हुआ है कि जिस बच्चे ने फीस देके कोर्स को खरीदा हुआ है वो इस रास्ते से अंदर आ सकता है, हमारी वीडियोस को देख सकता है। जिस बच्चे ने पैसे नहीं दिए हैं वो इस रास्ते से जाके फ्री वाली वीडियोस को देख सकता है। तो अपनी एप्लीकेशन पे एक नेटवर्क के ऊपर अपने रिसोर्सिस को, कौन सी जनता हमारे रिसोर्सिस को देख सकती है, कौन सी जनता नहीं देख सकती है, या हमने हमारे ट्रैफिक के लिए रास्ता डिसाइड किया हुआ है कि जो लोग पैसा देके आएंगे वो इधर से जाएंगे, जो लोग पैसा नहीं देंगे वो इधर रहेंगे, उसको क्या कहते हैं? हम गेटवे कहते हैं। और वायरस, वायरस क्या होता है? वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है। मैलिशियस का मतलब होता है जो खतरनाक हो, यानी कि गड़बड़ करे। मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम में काफी गड़बड़ कर देता है, गड़बड़ी कर देता है। अलग अलग तरीके के वायरसेस होते हैं भाई। मालवेयर होता है, स्पाईवेयर होता है, वोम होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, बहुत सारे वायरसेस होते हैं। उन वायरसेस की स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए जल्दी ही आने वाली है, तो टेंशन नहीं लेती। ठीक है जी, पता लग गया। ये तरीका होता है दोस्तों। दिस इज द वे, दिस इज द ओनली वे। सिर्फ यही तरीका है, ये तरीका नहीं, यही तरीका है। सिर्फ इसी तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा इससे नीचे का कोई भी रास्ता अपनाओगे, शॉर्टकट अपनाओगे, रट्टाफिकेशन अपनाओगे, तो नुकसान सिर्फ आपका होगा और किसी का नहीं होगा। वो जो लोग बैठे हैं भीड़ को इकट्ठा करने के चक्कर में बैठे हैं, जो सिर्फ छोटी मोटी चीजें या नॉर्मल चीजों का रट्टा मरवा रहे हैं बस लोगों का, वो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनको तो काम है उनका, तो वो तो करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको सतर्क होना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें फिनिशर CSNIT एंड गुरु क्लासेस ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, विच आर, कौन सा है इसमें से, विच आर द इनपुट डिवाइसेस। अब देखो इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या? ऐसे डिवाइसेस, ऐसे उपकरण जिनका प्रयोग करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम तक हम वो बात पहुंचाते हैं जो हमें हमारे सिस्टम को बतानी होती है। किसकी हेल्प से बोलेंगे? इनपुट डिवाइस की हेल्प लेंगे। इनपुट डिवाइस पे हमने टाइप करके इनपुट दे दिया। इनपुट अंदर की तरफ रखी गई चीज। इनपुट डिवाइस से इनपुट गया, वो पहले इनपुट बफर के पास जाएगा। जो बफर होता है उसका काम ही यही होता है कि इनपुट को लेने रहे और जैसे जैसे सीपीयू फ्री होता जाए उसको देते रहना। फिर सीपीयू के पास जाएगा। तो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो इनेबल करता है, यानी कि परमिशन देता है डायरेक्ट डेटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट? एक तो है सोर्स डॉक्यूमेंट होती है और एक डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट होती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब एक दस्तावेज हो गया। कौन सा इनपुट डिवाइस ऐसा है जो डायरेक्ट डेटा एंटर करने की अनुमति देता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सोर्स डॉक्यूमेंट से? कोई हमने दूसरी इंसान से कोई डॉक्यूमेंट लेनी है, हमने वो डॉक्यूमेंट ले ली, अब उस डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो हमें डेटा एंट्री देनी है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस हम यूज करते हैं? सिस्टम एक्सेस डिवाइस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइस, या डेटा स्कैनिंग डिवाइस? तो क्या आंसर हो सकता है? सोचिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं कौन से इनपुट डिवाइस डायरेक्ट डेटा एंट्री करने की अनुमति देते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर से। डेटा रिट्रीविंग डिवाइस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइस, डेटा स्कैनिंग डिवाइस, और एक है हमारे पास सिस्टम एक्सेस डिवाइस। बताइए जी, क्या आंसर हो जाएगा?
आंसर क्या हो जाएगा भाई हमारा? डेटा सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस और डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर से डेटा को ले रहे हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर से हम डेटा ले रहे हैं। डेटा लेने का मतलब होता है डेटा रिट्रीव करना। डेटा लेना मतलब डेटा रिट्रीव करना। और अगर हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस की जरूरत होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा राइट आंसर। ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्ट डेटा एंट्री करने के लिए हमें परमिशन देता है सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर से? तो डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का मतलब होता है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि शुरुआत में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास शुरुआत में डेटा होता है। उस डेटा को यूजफुल ऑर्डर में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। बहुत सारी जानकारी जब इकट्ठा हो जाती है तो हमारे पास क्या बन जाता है? डेटाबेस बन जाता है। डेटाबेस को कहाँ रखा जाता है? डेटा वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस में रखे हुए डेटा को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको क्या कहते हैं? डीबीएमएस कहते हैं। क्लियर है बात? तो कौन सा कंपोनेंट है डीबीएमएस का? क्या डेटा डीबीएमएस का कंपोनेंट है? देखो भाई, तो डेटा भी डीबीएमएस का कंपोनेंट है। डेटा मैनेजर यानी कि डेटा को जो संभालेगा, बिल्कुल कंपोनेंट है। डेटा लैंग्वेजेस, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में संभालने के लिए कुछ लैंग्वेजेस बनाई गई हैं जैसे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पोस्टग्री, बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई गई हैं। तो ए, बी और सी तीनों ही हमारे डेटाबेस के क्या हो जाएंगे दोस्तों? कंपोनेंट हो जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कैपेबिलिटी जब आप अपने अंदर बना लेंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे आप हरियाणा के किसी एग्जाम में बैठोगे, चाहे आप बैंक के एग्जाम में बैठोगे, चाहे एसएससी के एग्जाम में, चाहे आप कंप्यूटर के किसी एग्जाम में बैठोगे, तो कंप्यूटर सेक्शन आप लोगों का ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। क्लियर होगी बात? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी? स्मॉलेस्ट एंटिटी मतलब छोटी से छोटी जो इकाई है किसकी? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, उसको क्या कहते हैं? मेमोरी क्या होती है भाई? मेमोरी परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है? तो मेमोरी होती है हमारी टेम्परेरी। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होता है? परमानेंट होता है। तो परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? परमानेंट मतलब स्टोरेज। कंप्यूटर स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है। और नॉर्मल जो हमारी मेमोरी होती है वो कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। जैसे आपके बाबू सोना वगैरह की तरह टेम्परेरी चीजें। टेम्परेरी मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज होती है जैसे हार्ड डिस्क, और मेमोरी रैम रोम। अब स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी, ये सिंपल सी बात है भाई, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है। ये बस आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ मेमोरी सेल होती है। ये रट्टा मारने का क्वेश्चन है तो इसको मतलब कुछ कह ही नहीं रहा, रट्टा मारो भाई, याद करो। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एबिलिटी ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग दैट फिट ऑल वर्ड्स ऑन एनी लाइन? इनमें से क्या नाम दिया गया है उस क्षमता को, उस स्पेशलाइज्ड चीज को, या आप इसको क्षमता भी कह सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उसकी खासियत। द नेम गिवन टू एबिलिटी ऑफ ए वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग को एक क्षमता या काबिलियत दी गई है कि वो पूरे के पूरे शब्द को, सारे के सारे शब्द को एक लाइन में ही क्या कर दे? फिट कर दे। उस चीज को क्या कहते हैं? तो उस चीज को हम क्लिप आर्ट तो नहीं कहते, माइक्रो स्पेसिंग भी नहीं कहते, और उसको रीफॉर्मेटिंग करना भी नहीं कहते। तो वर्ड रैप जो है हमारा, वो हमारा फीचर हो जाएगा जिससे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग की एक खासियत कह सकते हैं कि सारे के सारे शब्दों को एक लाइन में ही फिट कर दे। वर्ड रैप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 61। एक नाम और नंबर जिसका प्रयोग किया गया है पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानने के लिए, एक स्टोरेज लोकेशन को, कि जो हमारी स्टोरेज है उसमें लोकेशन का मतलब होता है जगह।
स्टोरेज की जगह को पहचानना है उसको क्या कहते हैं? कोई नाम या कोई नंबर का प्रयोग हम करके स्टोरेज की लोकेशन को पहचानते हैं कि स्टोरेज के अंदर डेटा कहाँ पे स्टोर है। उसको पहचानने के लिए एक नाम दिया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? एक एड्रेस कहते हैं, बाइट कहते हैं, एक रिकॉर्ड कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकेशन का मतलब क्या? स्टोरेज में वो जगह, और जगह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रेस, यानी कि पता। तो स्टोरेज के अंदर कुछ नाम या नंबर दिया गया है जिससे पहचान रहे हैं हम स्टोरेज की लोकेशंस को, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? एक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मैनी वर्जन्स ऑफ आईपीज आर देयर? आईपी का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के कितने वर्जन होते हैं? 2 वर्जन होते हैं। एक आईपी वर्जन 4 होता है और एक आईपी वर्जन 6 होता है। आईपी वर्जन 4 जो होता है इसमें 4 क्या होते हैं? ऑक्टेट होते हैं। और हर ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा साइज IPv4 का? 32 बिट हो जाएगा। IPv6 का साइज जो होता है वो 128 बिट होता है। IPv4 में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? नंबर्स का यूज होता है, लेकिन IPv6 में नंबर्स प्लस अल्फाबेट दोनों का यूज। ये थे भैया आपके मॉक टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चंस। ठीक है, ये थे आपके मॉक टेस्ट नंबर 8 के क्वेश्चंस। और आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट कल की क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 9 और मॉक टेस्ट नंबर 10, उन दोनों का सॉल्यूशन हम कल करेंगे। इन क्वेश्चंस में या इनके साथ जो मैंने एक्सप्लेनेशन करी उसमें कोई भी डाउट है आपका किसी भी तरीके का, तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 9 और मॉक टेस्ट नंबर 10, और ये जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, ये जो मॉक टेस्ट है, ये अगर आपने नहीं बाय किए हैं तो KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के ऊपर जाके इन टेस्ट सीरीज को, मॉक टेस्ट को बाय कीजिए। बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा, हटके कंटेंट मिलेगा, और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छी मिलेगी। तो अगर समझ में आ गया सारी चीज़ें तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और सब्सक्रिप्शन वाला बटन ज़रूर दबा लो, बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही नई क्लास, नई रिकॉर्डेड क्लास या कोई भी क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।